सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। एलाइट इवेंट्स के सौजन्य से अरपा रेडियो और साधना फाउंडेशन की प्रस्तुति ओजस्विनी और नव्या महिला सम्मान 2023। चिंता सबकी ठीक है पर थोड़ी परवाह अपनी करो। अनुभव की पोटली के साथ प्रेरणादायी ममतामयी महिलाओं को सम्मान, ओजस्विनी सम्मान। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। नई रोशनी और नए जमाने की प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की धनी युवा महिलाओं का सम्मान, नव्या सम्मान। नजर है मेरी सपनों पर, मत उलझाओ झंझटों में। आज कुछ बातें नव्या सम्मान से सम्मानित स्पोर्ट्स से जुड़ी सृष्टि कांसकार के साथ बातचीत कर रही हैं मातृका साहू। सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये वो सदी है जिसे नारियों का युग कहा जाता है, जहां महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपनी भागीदारी निभा रही हैं और अपना नाम भी रोशन कर रही हैं। और ऐसा ही एक क्षेत्र है स्पोर्ट्स का, जहां पर पहले महिलाओं की संख्या काफी कम होती थी, लेकिन आज की हमारी जो नव्या है वो स्पोर्ट्स में सक्रिय रही और आज हमारी आने वाली पीढ़ी को भी स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज की हमारी नव्या है सृष्टि कांसकार। मेरा नाम है सृष्टि कांसकार। मैं डीपी विप्रो महाविद्यालय में एक सहायक क्रीड़ा अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। आपका खेल का सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा खेल का सफर स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली हमारा शिशु मंदिर जो है वो एथलेटिक्स बेस पे मुझे टूर्नामेंट में लेके जाता था बाहर, और मैं स्टार्टिंग एथलेटिक्स से ही किया था। मैंने अपनी खेल की शुरुआत स्कूल लेवल से की थी। मेरे जो कोच थे स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में, उन्होंने मुझे एथलेटिक्स में चयन किया था। मेरी स्पीड को देखकर मैंने 100 मीटर 200 मीटर में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। उसको देखते हुए मुझे उसी चीज़ों में इंकरेज करते हुए मुझे मेरे सर ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और मैं 12th तक रनिंग में ही पार्टिसिपेट करते आई थी नेशनल लेवल तक। उसके बाद फिर ऐसा चांस हुआ कि गर्मियों की छुट्टी होती थी तो फिर हम बोर होने लगते थे, कुछ एक्टिविटी करनी होती थी, घर में बैठना रहता था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्राउंड भेजने का डिसाइड किया। यहाँ एक्चुअली मुझे उस टाइम पता नहीं था, वो 2007 की बात है। उस समय मैं कहीं बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, तो मुझे घर से बाहर निकालने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्राउंड भेजा। और वहाँ ग्राउंड में ऐसा भी नहीं था कि एथलेटिक्स कहाँ होता है क्या है, इस चीज़ की भी जानकारी नहीं थी। जैसे बाकी अभी जितना बच्चों को नॉलेज होते जा रहा है उतना पहले नहीं था, तो इसलिए मुझे मेरी सहेली के थ्रू ये पता चला कि छत्तीसगढ़ स्कूल में बास्केटबॉल की कोचिंग होती है। वो एक्चुअली वो जाती थी, तो उसके साथ साथ मुझे भी भेजा गया वहाँ। तो मेरा एथलेटिक्स से सीधा डाइवर्ट हो गया बास्केटबॉल में, क्योंकि अब उसकी रुचि ज़्यादा बढ़ने लगी। उसकी प्रैक्टिस होती थी, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे, तो धीरे धीरे उसमें रुझान बढ़ता गया। अब वो फिर बास्केटबॉल प्रैक्टिस से कंटिन्यू होते होते फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ये मैंने रास्ता तय किया है। नेटबॉल और कॉर्फबॉल में भी दोनों गेम ऐसे थे जो ज़्यादा अभी भी लोग नहीं जानते हैं। बास्केटबॉल को फिर भी लोग जानते हैं, लेकिन इन गेमों को नहीं जानते, क्योंकि बाकी पब्लिसिटी हो जाती है लेकिन इन गेमों की नहीं होती है। इसलिए जब आप जो रनिंग वाली शुरुआत थी वो कौन सी क्लास से शुरू हुई? रनिंग की शुरुआत तो मैंने क्लास 5 से कर दी थी। हमारे यहाँ A-B सेशन होते थे, तो A सेशन में मैं होती थी, B सेशन में एक और मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी भी रुचि थी, तो हम दोनों में कंपटीशन होता था। तो A सेशन वाले मेरे सपोर्ट में रहते थे, B सेशन वाले उनके सपोर्ट में रहते थे, तो हम दोनों के बीच में स्कूल लेवल में जब कंपटीशन होता था तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था क्लास के बच्चों का। जैसा आपने बताया कि 12वीं तक आप सिर्फ रनिंग में ही थी, तो उस फील्ड में आप कहाँ गई? एक्चुअली 12th तक आप बोल सकते हैं रनिंग में कंटिन्यू थी मैं, बट मेरे 9th के जो समर वेकेशन आए थे उसमें मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन कर लिया था। तो 12वीं तक आप कौन कौन से टूर्नामेंट्स में गए और कहाँ आपका पार्टिसिपेशन रहा? एक सेशन मीन्स एक साल में हम 2 से 3 टूर्नामेंट्स खेलते थे। उस समय मैं जूनियर लेवल में खेलती थी, तो ये सारी चीजों में एक साल में मीन्स आप 3 से 4 नेशनल मैंने खेला है। रनिंग में आपने नेशनल खेला है? हाँ, स्कूल लेवल में विद्या भारती करके होता था, तो उसमें मैंने बास्केटबॉल में भी नेशनल लेवल खेला है और रनिंग में भी।
कहा जाए तो 9वीं के बाद से आपका रनिंग जो है वो कम हो गया और आपका रुझान जो है वो बास्केटबॉल के प्रति बढ़ने लगा। तो अब वहां से बताइए कि कैसे आपने बास्केटबॉल का जो सफर है वो शुरू किया और फिर वो कैसा रहा? बास्केटबॉल का सफर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम जितना एफर्ट लगाते थे, जितना ज्यादा हो सकता था उतना एफर्ट करते थे और उसमें फन भी करते थे। तो वो ज्यादा कंटिन्यूअसली होता गया। फिर हम बास्केटबॉल खेलते खेलते इंटरेस्ट ज्यादा, पहले तो मुझे एक टूर्नामेंट खेलने जाने में भी थोड़ा सा हिचक होती थी, क्योंकि गर्ल्स बॉयज कोएड जाते थे उसमें, तो ऐसा थोड़ा सा नर्वसनेस होती थी कि कैसे जाएंगे बाहर, ये वो। तो धीरे धीरे आदत होती गई। फिर जो बच्ची पहले अकेले ट्रैवल नहीं करती थी, वो उसको इंडिया कैंप में अकेले ट्रैवल करके जाना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उसका छत्तीसगढ़ से अकेले सिलेक्शन होता था। तो वो काफी टफ पीरियड था कि अकेले सर्वाइव करना जाना। पहला टूर्नामेंट आपने कब खेला? पहला टूर्नामेंट मैंने 9th क्लास में ही खेल लिया था। स्टेट खेलने पेंड्रा गए हुए थे, हमने गोल्ड मेडल लिया था वहाँ पे। मेरा एक्चुअली फर्स्ट नेशनल ही नेटबॉल में हुआ था। इस बास्केटबॉल के टूर्नामेंट लेट थे, तो सर ने हमें मेरे जो कोच थे आनंद सिंह सर, वो उन्होंने अप्रोच किया कि नेटबॉल अभी टूर्नामेंट सामने है तो आप उसमें ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा। तो इसमें मैंने पहला टूर्नामेंट मैंने नेटबॉल में ही खेला था। आपने 2 गेम बताए, एक नेटबॉल और एक कॉर्फबॉल। हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो नेट बॉल होता है वो पोजीशंस वाले गेम होते हैं, 7 पोजीशंस वाले, और उसकी एरिया डिसाइड होती है। हर पर्टिकुलर प्लेयर को एक एरिया दिया जाता है, वो उसी एरिया में ही खेल सकता है। अच्छा। और इसमें सिर्फ 2 ही शूटर होते हैं, वो ही अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी और नहीं कर सकते। अच्छा। बास्केटबॉल में ऐसा नहीं है। और नेट बॉल में एक चीज और रहती है, इसकी भी हाइट सेम रहती है रिंग की, बट पीछे बोर्ड नहीं होता। जैसे बास्केटबॉल में बोर्ड होते हैं, इसमें बोर्ड नहीं होता। ये थोड़े से चेंजेस हैं इसमें। और कॉर्फबॉल ये गेम है कि उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों टीमें खेलती हैं, तो इसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स खेलते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बना के सिर्फ बॉयज को काट करते हैं और गर्ल्स को काट करती है। कॉम्बिनेशन का गेम होता है, तो ये भी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसकी रिंग की हाइट काफी ऊंची होती है। जो रिंग होती है वो टोकरी के शेप में रहती है। इसको चारों जगह से कहीं से भी आप शूट कर सकते हैं। अब 12वीं के बाद की बात, उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी और पढ़ाई के साथ साथ जो खेल का संतुलन था वो कैसे बनाया? एक्चुअली 12वीं के बाद मुझे खुद डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। तो सडनली ऐसा था कि कंप्यूटर का क्रेज आगे जाके अच्छा होने वाला है, तो मैंने BCA करना ठीक समझा। पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स ने कहा कि आपको अभी के जनरेशन के हिसाब से आपको देखना है, तो आप डिसाइड करिए कि आप कौन सी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से कभी फोकस नहीं गया, कभी इस टाइप का दिमाग में ही नहीं था कि ये करना है फिर आगे वो करना है, क्योंकि उस लेवल तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे अपने आप होता गया। मैंने BCA किया। BCA भी मैंने DP विद्यालय से किया था, महाविद्यालय से। और वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करते करते में ही मुझे कॉल आया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कि आप वहां आकर हमारे यूनिवर्सिटी से खेलिए बास्केटबॉल। फर्स्ट ईयर में कॉल आया था, फिर मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। उन्होंने कहा कि आप आइए यहाँ से कर लीजिए। तो मैंने कहा कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, 1 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 2 साल में और कंप्लीट करके ही आऊंगी, ये डिसाइड किया मैंने। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उन्होंने कॉल बैक किया कि आप आ जाइए, यहाँ से आप BPEd MPEd जो भी करना है आप वो कर लीजिएगा। ये चीजें BPEd MPEd पहले हमारे यहाँ इधर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थी कि ये क्या होता है। तो ये चीजें मुझे बाहर जाके ही पता चली। फिर वहां मैं जब गई तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहती हैं, BPEd की MPEd। तो फिर ये चीजें हुई कि BPEd आपको करना ही रहेगा, उसके बाद फिर आप MPEd कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट चूज किया कि BPEd ही किया जाए, क्योंकि वो 1 साल का था। अब आप नई जगह जाएंगे तो आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप ज्यादा टाइम देंगे दूसरे सब्जेक्ट, जैसे मास्टर्स करना है किसी चीज में भी, मैं MCA भी कर सकती थी, बट मैंने चूज नहीं किया क्योंकि मुझे 1 साल रह के देखना था कि वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इन सब चीजों को लेकर मैंने 1 साल फिर BPEd कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। वहाँ भी काफी यूनिक चीजें सीखने को मिली। और वहाँ के जो कोच थे सोपती सर, उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीजें बताई कि कैसे खेलते हैं और कैसे अपने आप को फिट रखा जाता है।
लेकिन वो मुझे ऐसा था कि मैं पहले से ही फैमिली से ज़्यादा दूर रह नहीं सकती थी, तो मेरी थोड़ी सी वीकनेस है बोल सकते हैं। अच्छा। तो आगे की अपॉर्चुनिटी भी मैंने लॉस कर दी। जब आप बीसीए कर रही थी उस समय आपका खेल से लगाव और उसका जुड़ाव कैसा था? बीसीए में भी मैंने दोनों चीज़ें बैलेंस की प्रॉपर। जैसे बच्चे प्रेजेंटेशन भी तैयार करते हैं वो भी बाहर मार्केट से, ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैंने हर चीज़ें सीरियसली ली। मैंने फर्स्ट डिवीजन हर क्लास पास किया है। मैंने बीसीए भी फर्स्ट डिवीजन ही पास किया था और प्रेजेंटेशन भी खुद बनाकर और सेल्फ ही दिया था। तो इसमें मेरे जो एचओडी थे बीसीए के वो भी बहुत खुश थे कि इतनी अच्छी बच्ची जो हमेशा बाहर रहती है, जो प्रैक्टिकल्स भी अटेंड नहीं करती है, उसको इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंटेशन अपना रेडी किया। उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भी किए, जो एक्सटर्नल आए थे उन्होंने भी क्वेश्चंस किए कि आपने बनाया कि नहीं जज करने के लिए। तो वो मैंने खुद से बनाया था तो मैंने आंसर कर दिया। तो वो बहुत खुश हुए कि आप एक एज अ प्लेयर हो के इतने अच्छे लेवल में खेलने के बाद भी आपने प्रेजेंटेशन खुद रेडी किया है। बीसीए के दौरान आपका टूर्नामेंट क्या क्या थी? एक्चुअली उस समय मेरे ओपन टूर्नामेंट्स भी होते थे। अब स्कूल नेशनल तो स्कूल लेवल तक ही होते हैं, 12 तक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपके ओपन टूर्नामेंट्स ही रह जाते हैं। वो भी सीनियर लेवल आप खेल सकते हैं, जूनियर लेवल अगर आपकी एज हो तो आप जूनियर लेवल खेल सकते हैं। तो ये चीजें होती थी। तो ओपन नेशनल्स होते थे और आपका यूनिवर्सिटी होता था। तो यूनिवर्सिटी आपके नेटबॉल में भी यूनिवर्सिटी होती है, बास्केटबॉल में भी यूनिवर्सिटी होती है। कॉर्फबॉल में खैर टीम नहीं बन पाती थी इसलिए कॉर्फबॉल नहीं होती थी। तो मैंने 2-2 साल यूनिवर्सिटी भी खेली है, हर साल मतलब 2 यूनिवर्सिटी। फिर आपके ओपन नेशनल्स भी खेले हैं, बास्केटबॉल में भी नेटबॉल में भी। तो ये चीजें कंटिन्यू होती थी और सपोर्ट भी करते थे मेरे डिपार्टमेंट वाले। तो और जब आप बीपीएड कर रही थी कुरुक्षेत्र से, उस समय कोई टूर्नामेंट? हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल के टूर्नामेंट्स खेले हैं मैंने, क्योंकि ओपन नेशनल हम खेल नहीं सकते थे उस समय। एक्चुअली मेरा मेन मोटो यूनिवर्सिटी लेवल में ही खेलने का था, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आपकी पोजीशंस आती है तो आपको रेलवे में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट हुए थे। आपने जैसा कहा कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों में खेला है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं जब हरिद्वार गई सीनियर नेशनल खेलने के लिए, तो हमारे यहाँ जो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल में जो इंटरनेशनल लेवल के जो बॉडी होती है जनरल सेक्रेटरी वगैरह की, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी की बॉडी थी उस समय, तो वो जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने डायरेक्ट प्लेयर से बात की थी। इसके पहले जब बात होती थी तो सर कोचेस तक ही रह जाती थी, तो उनके डिसाइड में फिर बच्चे जाते थे। जब हम हरिद्वार गए थे तो उनकी नज़र पहले से थी मुझ पर। उन्होंने मंच में ही अनाउंस किया कि आप इस स्टेट से आपको कैंप के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें हुई और फिर वहाँ से ही फिर उठ के फिर ऐसा पता चला कि मेल आया, आप जाना है इंडिया कैंप में। डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी का मुझे कॉल आया था, क्योंकि वहाँ उन्होंने वो सब चीज़ें ओपन रखी थी। सारे प्लेयर्स के कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें उन्होंने ले रखी थी और वहीं से ही डायरेक्ट कॉल करके उन्होंने बुलाया था। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं? इंटरनेशनल हर ईयर में होता था, तो 3 महीने कंटिन्यूसली कैंप होते थे, उसके बाद फिर आपको ब्रेक मिलता था। तो मैंने 2011 में मैंने श्रीलंका इंटरनेशनल खेला था सीनियर वर्ल्ड कप का, और सेकंड मैंने 2012 में कॉर्फबॉल का इंटरनेशनल खेला था जो कि चाइना में हुआ था। और 2013 में मैंने एज अ कैप्टन ब्रुनई में जूनियर वर्ल्ड कप खेला हुआ है। उसमें 7th रैंक आया था हमारा, और कॉर्फबॉल में हमने 5th रैंक लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली मुझे कंटिन्यू करना था, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम यही हुई थी कि मैं कुरुक्षेत्र चली गई थी यूनिवर्सिटी खेलने के लिए 14 में। तो उसके बाद मेरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही रह गया था। अब एक्चुअली क्या है, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं, लेकिन अदर गेम्स में वो ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है जैसी फैसिलिटीज आप क्रिकेट या अदर गेम्स में अभी जैसे हो रहे हैं। तो वो अच्छी बात है कि आप कबड्डी, वॉलीबॉल, इन सब चीजों को भी अब धीरे धीरे ऊपर होते देख रहे हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज इन गेमों को मिलती है वो इधर फंड इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी फैसिलिटी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिसकंटिन्यू किया। और नेशनल खेलने जाने पर भी मुझे फिर जनरल सेक्रेटरीज और बाकी जो सर थे उन्होंने भी काफी फोर्स किया कि आप आइए, कंटिन्यू करिए, तो वो हो नहीं पाया। बीपीएड करने के बाद फिर क्या रहा आपका? बीपीएड करने के बाद मैंने रायपुर से एमपीएड किया है। एमपीएड करने के बाद जस्ट मैंने फिर डीपी विप्र महाविद्यालय ज्वाइन कर लिया। तो डीपी विप्र महाविद्यालय में आप किस पोस्ट में हैं? मैं वहाँ असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। वहाँ आप क्या सिखाती हैं बच्चों को, कैसे करती हैं वो बताइए। एक्चुअली वहाँ हमारी टीमें एमओयू से कनेक्टेड है, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है इसलिए। तो वो बच्चे हम प्रशिक्षक को प्रोवाइड कराते हैं, उनके थ्रू बच्चे सीख कर फिर हमारे पास कांटेक्ट में आते जाते हैं। तो
अभी आप जिन बच्चों को प्रशिक्षित कर रही हैं वो बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है? हमारे यहाँ हमारे महाविद्यालय में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कॉलेज के फैसिलिटी को देखकर आते हैं और उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉलेज में। तो बच्चे हमारे ही कॉलेज में बहुत से प्लेयर हैं जो हमारे कॉलेज में आते हैं। अभी हमारे यहाँ 10 इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे कॉलेज के हैं, प्लस 2 इंटरनेशनल बेसबॉल में पाकिस्तान गए हुए थे वो खेलने के लिए, जो सभी खेल के आए। तो वो 2 बच्चे और हैं, एक जो है वो छत्तीसगढ़ स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है, अख्तर खान करके, और एक है लखन लाल देवांगर। ये दोनों अभी पाकिस्तान से खेल के हैं रिसेंटली। और अभी जो बच्चे कुछ जो 10 मैंने काउंट आपको बताए वो नेपाल गए हुए थे स्टैंड बॉल खेलने के लिए, तो वो भी अभी रिसेंटली हो गया। वो बच्चे जो अभी बास्केटबॉल, नेटबॉल और कॉर्कबॉल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और जो खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं वो लगन से करिए, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, चाहे वो आपकी स्टडी हो चाहे स्पोर्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। औरत होना ही काफी है एक मंच में आने को, तोड़े रूढ़ की साजिशें जो रची हमें लड़वाने को, संग शर्म के बुद्धि साहस भी हिस्से श्रृंगार के, असर हमारे मुखर मौन में भर जाए हुंकार के, भर जाए हुंकार के। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सृष्टि सुंदर